अब हम अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को। सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके ओवरव्यू से, ताकि हमें एक अंदाज़ा हो जाए कि आर क्या है, आर इन्वायरमेंट है, लैंग्वेज है, इसके ऊपर काम कैसे होता है, थोड़ी सी इसके बारे में जानकारी कि आर है क्या। उससे पहले आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि मैंने एक किताब लिखी थी आर का तारुफ। आप अगर इसको ख़रीद लें और इसके अंदर जो प्रैक्टिसेस हुई थी आप उसको करें, तो आपको बहुत आसानी रहेगी ये वाला कोर्स भी मुकम्मल करने में। और इसके आगे जो हमारे 2 और कोर्सेज़ आएंगे, गेटिंग एंड क्लीनिंग डेटा, और उसके बाद हमारा एक कोर्स आएगा एक्सप्लोरेटरी एनालिसिस का। तो वहाँ तक जो है आपको ये किताब काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। उर्दू में लिखी हुई है तो आपको समझने में भी बहुत आसानी रहेगी। तो मेरी सजेशन है कि आप इस किताब को ज़रूर ख़रीदें और इससे भी इस्तिफ़ादा हासिल करें। अब हम देखते हैं कि आर है क्या। अभी तक पिछले बहुत सारे सालों में, अगर आप यूँ समझें 1970 से आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो आ चुकी थी। जितने भी स्टैटिस्टिशियन हैं उस वक्त जब वो डेटा एनालिसिस वगैरह परफॉर्म करते थे, जो स्टैट्स के फंक्शन को रिलेशन वगैरह वो इम्प्लीमेंट करते थे या उनकी कोडिंग वगैरह करते थे, तो वो जो स्टार्ट हुआ था वो आर की एक मदर लैंग्वेज है एस के नाम से, वो वहाँ से शुरू हुआ था। एस बहुत बेसिक लैंग्वेज थी, उसके बाद आर को उन्होंने बनाया। आर और एस का सिंटेक्स बहुत ज़्यादा सिमिलर है, लेकिन आप यूँ समझें कि आर को बहुत ज़्यादा अरसे से इसको इस्तेमाल किया जा रहा है एकेडेमिया में भी और इंडस्ट्री में भी। इंडस्ट्री में तो अब जाकर पाइथन का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आ गया है, लेकिन अगर आप इसको 2010 से पहले देखें या 2005 या 2004 से पहले देखें, तो वहाँ पर पाइथन का आपको यूज़ कहीं इतना नहीं मिलेगा जितना कि आर का मिलेगा। तमाम स्टैटिस्टिशियन, तमाम कंप्यूटेशन, मैथमेटिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए इसी लैंग्वेज को ज़्यादातर यूज़ किया जा रहा था। ये जो आर की लैंग्वेज है और ये इन्वायरमेंट है, ये ज़्यादातर स्टैटिस्टिकल कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होती है। प्लस इसके साथ अगर जब हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं तो हमें उसके ग्राफ्स भी प्लॉट करने होते हैं। तो आर लैंग्वेज हमें इतने अच्छे, इतने आसानी से इम्प्लीमेंट हो जाने वाले फंक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो कि बहुत खूबसूरत ग्राफ बना देता है और बहुत डिटेल में हमें वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देता है जो कि हम डेटा से नॉर्मली ऐसे नहीं समझ सकते। जब हम एनालिसिस के कोर्स के ऊपर पहुंचेंगे तो वहाँ पर हम इन ग्राफिक्स के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कौन सी लाइब्रेरीज अवेलेबल हैं और हम किस लेवल तक डेटा को ग्राफ्स के ऊपर प्लॉट करके देख सकते हैं और उससे एनालिसिस वगैरह जनरेट कर सकते हैं। पूरी दुनिया में ज़्यादातर स्टैटिस्टिशियंस जो हैं वो आर को यूज़ कर रहे हैं, डेटा साइंटिस्ट भी आर को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा इन हो चुका है पाइथन का भी, तो ये इक्वल ट्रेड ऑफ है कि आप आर में काम करें या पाइथन में काम करें। पाइथन का एडवांटेज यहाँ पर आ जाता है कि जब आप एक पूरा सिस्टम डेवलप कर रहे हैं जो पाइथन के अंदर है, तो इसीलिए आप पाइथन के अंदर ही आप ये डेटा साइंस एनालिसिस वगैरह की स्क्रिप्टिंग भी उसके अंदर कर रहे होते हैं। अगर हम देखें कि किन कंपनीज़ में इसको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ये भी आर को इस्तेमाल कर रहे थे। अब इनका ट्रेंड पाइथन की तरफ चला गया है। कुछ ऐसी और मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिसमें अभी भी आर इस्तेमाल हो रही है। मैं कुछ उन कंपनीज़ के नाम तो नहीं ले सकती, लेकिन मैं खुद आर के अंदर प्रोग्रामिंग करती हूँ अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए जिनका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी कंपनी के अंदर आर का है। उनका सेटअप पाइथन का भी है। पाइथन की तरफ वो मूव हो रहे हैं, लेकिन ये नहीं है कि आर बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाए। लेकिन आर को अगर हम आर से शुरू करें डेटा साइंस की एनालिसिस वगैरह और उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो ये बहुत आसानी से समझ आ जाने वाली ज़बान है। और इसके बाद जो हमने फंक्शंस इम्प्लीमेंट करने हैं तो वो बहुत आसानी से कर सकते हैं। जब आपको एक लैंग्वेज के अंदर आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे तो आप बहुत आसानी के साथ किसी दूसरी लैंग्वेज के ऊपर भी मूव कर सकते हैं। आर जो है हमें बहुत वैरायटी के अंदर स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग के फार्मूलास वगैरह हमें प्रोवाइड करता है, चाहे वो लीनियर मॉडल हो, नॉन लीनियर मॉडल हो, क्लासिकल क्लासिफिकेशन क्लासिकल इम्प्लीमेंटेशन करनी है डेटा एनालिसिस वगैरह की, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। टाइम सीरीज एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग भी ट्राई कर सकते हैं। बात करते हैं आर के फीचर्स के बारे में।
आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर बहुत आसानी के साथ चल जाती है। अगर आप इसको ट्राई करें प्ले स्टेशन 3 के ऊपर, ये उसके ऊपर भी एग्जीक्यूट हो सकती है, क्योंकि इट्स वेरी मशीन फ्रेंडली लैंग्वेज एट द बैक एंड, तो ये उसके साथ बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर लेती है। क्योंकि आर की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो और आर का इस्तेमाल भी हो रहे हैं इंडस्ट्री में भी, एकेडेमिया में भी, तो इसलिए अभी तक इसके रिलीज़ निकल रहे हैं, लेटेस्ट वर्जन्स आर के निकल रहे हैं, बग फिक्सिंग हो रही है इसके अंदर। कोई पैकेज भी अगर बनाकर कोई रिसर्चर उसको पब्लिक कर रहा है तो वो भी उसके ऊपर प्रॉपर्ली और काम कर रहा है, ताकि उसमें बग फिक्सिंग के इश्यूज रिलीज़ हो जाएं और उसके अपडेटेड वर्जन्स आते रहें। ये बहुत आसानी से इस्तेमाल हो जाने वाला फंक्शन लैंग्वेज है, बहुत आसानी से हम इसके फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर जो भी लाइब्रेरी है वो पैकेज के अंदर वो पैकेज के नाम से कहलाई जाती है। तो आप यूँ कह लें कि इसके अंदर जितने भी मॉड्यूल्स हैं हम उनको पैकेज कहते हैं, और उस पैकेज के अंदर उनके फंक्शनैलिटीज़ को कॉल करके हम उसको अप्लाई कर रहे होते हैं। आर लैंग्वेज के अंदर ग्राफ्स प्लॉट करना बहुत आसान है, बहुत ईजीली अंडरस्टैंडेबल है कि आपने सिंपल एक बॉक्स प्लॉट का फंक्शन कॉल किया, उसके अंदर आपने डेटा पार्स कर दिया, और आप उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे और आप देख सकेंगे कि उसका ग्राफ प्लॉट हो गया। इसके बाद फिर आता है कि ये जो है ना बड़ा यूज़र फ्रेंडली है। आर स्टूडियो जो है, आप यूज़र वहीं पर इंफॉर्मेशन इंटर कर रहा है, कोड लिख रहा है, उसको वहीं पर एग्जीक्यूट करके उसकी आउटपुट देख रहा है। अगर आउटपुट बहुत अच्छी है, वही है जो कि होनी चाहिए, तो वो उसको उसके बाद फिर किसी मॉड्यूल के अंदर इनकैप्सुलेट कर सकता है। और सबसे बड़ी बात कि ये फ्री है, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट। जब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है तो हम जब हम किसी सॉफ्टवेयर को कहते हैं कि वो फ्री है, तो वो किन प्रोस्पेक्टिव में फ्री है हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पर इसके टोटल 4 लेवल्स ऑफ फ्रीडम है। 0 से स्टार्ट करते हैं, फ्रीडम 0। जब नॉर्मल जो एक जनरल कन्वेंशन चल रही होती है उसके अंदर फ्रीडम कहते हैं कि कोई भी कोड अवेलेबल हो तो आप उसको एग्जीक्यूट कर सकें किसी भी पर्पज़ के लिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई कोड डाउनलोड करें और वो आपसे कहें कि खाली आप एकेडेमिया के अगर हैं तो आप सिर्फ तभी इस सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते। नहीं, आप एकेडेमिया के हों और प्रोफेशनल हों, आप कहीं पर भी हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्रीडम टू रन द प्रोग्राम, आप इस प्रोग्राम को, इस सॉफ्टवेयर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं फॉर एनी रीज़न। आप बाउंड नहीं है कि आप या तो खाली प्रोफेशनल हैं तभी आप इसको इस्तेमाल करें, या आपसे वहाँ पे अपनी इंफॉर्मेशन दें कंपनी की तभी आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं, यू आर फ्री टू यूज़ इट। दूसरी जो लेवल ऑफ फ्रीडम आता है वो आता है कि जो आर इटसेल्फ है वो भी ओपन सोर्स है। आर का इंटरफेस, उसके बैक एंड की प्रोग्रामिंग, अगर आप उसको डाउनलोड करके आप उसको समझना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। तो ये एक दूसरा लेवल हो गया फ्रीडम का, कि एक जो कि आप पहले प्रोग्राम को यूज़ कर रहे हैं, दूसरा आप उस प्रोग्राम को समझना चाह रहे हैं कि बैक एंड के ऊपर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन वगैरह हुई है वो कैसे हुई है, उस प्रोग्राम वो काम कैसे कर रहा है। तो ये हो गया फ्रीडम का दूसरा लेवल। तीसरा लेवल जिसको, क्योंकि हमने फ्रीडम 0 से शुरू किया तो इसलिए अब जो हमारा फ्रीडम 2 बनेगा वो बनता है कि इसको डाउनलोड कर लें और आप इसकी कॉपी सीडीज़ में बनाकर आप अपने दोस्तों को आगे उनको शेयर कर सकें। आप ये भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप इसको आगे रिडिस्ट्रीब्यूट ना कर सकें। तो ये जो है हमारा थर्ड लेवल ऑफ फ्रीडम आ जाता है इसमें। उसके बाद हमारे पास एक फ्रीडम और ये आता है कि अगर आपने इस सोर्स कोड के अंदर इस प्रोग्राम को और इम्प्रूव करना है, कोई नई फंक्शनैलिटी लेकर आनी है, तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसको इम्प्रूव करें, इसके रिलीज़ वर्जन को इम्प्रूव करें, और फिर जब आप इसको पब्लिश करेंगे, जब आप इसको पब्लिकली अवेलेबल करें तो जो पूरी कम्युनिटी है वो इससे बेनिफिट उठा सकती है। तो आप इस लेवल तक आर के अंदर जो पैकेजेस पड़े हुए हैं, जो सोर्स कोड्स हैं, आप उन सब के साथ ये तमाम चीज़ें कर सकते हैं। अब हम थोड़ा समझते हैं कि आर का इन्वायरमेंट क्या है। आर इन्वायरमेंट जो है पूरा वो हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम डेटा को इकट्ठा करने तक इकट्ठा करें, उसके बाद हम उसके ऊपर जो भी डेटा मैनिपुलेशन की टेक्निक्स है वो लगाएं। मतलब कि हम डेटा को चेंज कर रहे हैं, हम उसमें कोई तब्दीली लेकर आ रहे हैं, हम वो कर सकते हैं। उसके बाद कंप्यूटेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम ग्राफ्स इंप्लीमेंट कर रहे हैं, हम मॉडल बिल्ड कर रहे हैं, हम रिजल्ट्स जनरेट कर रहे हैं, हम पूरी रिपोर्ट कंपाइल कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हम एक ही इन्वायरमेंट के अंदर कर रहे हैं, हमें चेंज नहीं करना पड़ा इन्वायरमेंट को। मिसाल के तौर पर
हमारे पास एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एग्जांपल लेते हैं। उसके अंदर हम डेटा देख सकते हैं कि डेटा किस फॉर्मेट में है। उसके अंदर हम कुछ बेसिक कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, न्यू कॉलम्स वगैरह लेकर आ सकते हैं, और उसके बाद हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं उसके ऊपर। वहाँ पर एक्सेल के अंदर हमारे पास बेसिक फंक्शनैलिटी अवेलेबल है उसकी मॉडल्स की, रिग्रेशन मॉडल्स की। हम उनको यूज़ करते हुए हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन हम एक्सेल के अंदर रिपोर्ट नहीं बना सकते। हम एक्सेल के अंदर अगर हमारा डेटा अपडेट हो जाए तो हमें नए सिरे से दोबारा पिवट टेबल क्रिएट करना पड़ता है, सारी एनालिसिस अपडेट करनी पड़ती है, ग्राफ्स को अपडेट करना पड़ता है, तो वो हमारा काम फिर से हमें करना पड़ता है, दोहराना पड़ता है। तो और जब हमें रिपोर्ट बनानी पड़े तो हम रिपोर्ट के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जाते हैं और हम वहाँ पर उस रिपोर्ट को कंपाइल करते हैं। और अगर हमें कोई प्रेडिक्शन मॉडल बनाना है तो हम कोई दूसरा टूल यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम प्रेडिक्शन वगैरह कर सकें। तो वहाँ पर हमारे इन्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं। आर स्टूडियो एक ही इन्वायरमेंट है जिसके अंदर आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइल से कर रहे हैं, सर्वर से उठा रहे हैं या वेबसाइट से लेकर आ रहे हैं। ऐसे पैकेजेस अवेलेबल हैं जो कि हमें अलाउ करते हैं कि हम इंटरनेट से कनेक्ट होकर उस वेबसाइट से जाके वो इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ। जब हमारे पास इन्फॉर्मेशन आ गई हम उसको मैनिपुलेट वहीं पर कर सकते हैं, वहीं पर हम कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, डेटा क्लींजिंग कर सकते हैं, एनालिसिस वगैरह कर सकते हैं, हम मॉडल बिल्डिंग भी वहीं पर कर सकते हैं, रिपोर्ट्स भी वहीं पर जनरेट कर सकते हैं। जब ये सब काम हम एक जगह पर कर सकते हैं तो हम उस एक जगह को कह रहे हैं कि वो हमारा पूरा इन्वायरमेंट है जो कि हमें वो तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इसीलिए यहाँ पर अब आ गया इफेक्टिवली डेटा हैंडलिंग एंड स्टोरेज फैसिलिटी। हमने जब डेटा लिया हम आयर इन्वायरमेंट के अंदर ही डेटा को फेच किया, मेंटेन वहीं पर करें, जो भी कंप्यूटेशंस हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हम उसी के अंदर कर सकते हैं। डेटा को नॉर्मली हम एरे और मैट्रिक्स के फॉर्म में रीड कर रहे होते हैं और उसके ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। उसके बाद जितने भी एनालिसिस की टूल्स हैं वो उस पर अप्लाई हो सकती हैं। ग्राफ्स हम उसी वक्त देख सकते हैं ऑन स्क्रीन, हम उसको सेव करना चाहिए सेव कर सकते हैं, लेकिन ऑन स्क्रीन भी कर सकते हैं। हम रिपोर्ट कंपाइल कर सकते हैं, नोटबुक्स क्रिएट कर सकते हैं। वो सब चीज़ें जब हमें अवेलेबल हो एक ही जगह के ऊपर तो हम उसको कहते हैं, उसको ऐसा रेफर करते हैं कि वो हमारा इन्वायरमेंट है। हम सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं कह रहे, हम पूरी उसको एक इन्वायरमेंट कह रहे हैं जो A to Z हमें सोल्यूशन प्रोवाइड करे। अब देखते हैं कि आर सिस्टम को डिज़ाइन कैसे किया गया है। इसको हम ना दो कॉन्सेप्ट में डिवाइड करते हैं। एक बेस है, एक आर सिस्टम को हम बेस कह रहे हैं, और एक उसके अलावा सब कुछ। अगर हम इसकी फंक्शनैलिटी को देखें तो हमारी आर की फंक्शनैलिटी डिवाइड हुई हुई है नंबर ऑफ़ पैकेजेस के अंदर, जिसको हम बेस कह रहे हैं। मिसाल के तौर पे अभी जब हमने आर को हम आर को जब इंस्टॉल करेंगे तो वो खाली आर बेसिक फंक्शनैलिटी जो है बेसिक पैकेजेस के साथ वो इंस्टॉल हो जाएगी, जिसके अंदर कंसोल के अंदर जो भी हम कमांड लिखते हैं उसको एग्जीक्यूट करना, स्क्रिप्ट को सेव करना, उन सब को वर्किंग डायरेक्टरी वगैरह को, तो वो सब चीज़ें बेस के अंदर कवर हो रही होती हैं। अब बेस के अलावा बहुत सारे पैकेजेस हैं जिनको हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ सकती है। अब बेस के अंदर बहुत सारे पैकेजेस आ रहे होते हैं जो कि वो ऑलरेडी अपने पास इंस्टॉल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर यूटिल्स, स्टैट्स, डेटा सेट्स, ग्राफिक डिवाइसेस, क्योंकि उसको इन सब के साथ काम करना पड़ता है। ग्रिड, हमें ग्रिड के अंदर तमाम वो डेटा दिखा रहा होता है, तो ये पैकेजेस वो अपने साथ ही पहले से बेस सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल कर लेता है। इसके अलावा बहुत सारे पैकेजेस ऑन द गो हमें चाहिए होते हैं, हमें उनको इंस्टॉल करना पड़ता है। मिसाल के तौर पर ग्राफ अगर हमें प्लॉट करने हैं, ग्राफ के कुछ बेसिक ग्राफ्स तो यहाँ पर कवर हो जाएंगे, लेकिन हमें खूबसूरत ग्राफ बनाने हैं, इंटरेक्टिव ग्राफ बनाने हैं, तो उसके लिए जो लाइब्रेरीज़ हैं उनको इंस्टॉल करने के लिए हम अलहदा से पैकेजेस के नाम अवेलेबल हैं, हम उनको बताते हैं, हम सिस्टम को बताते हैं कि ये पैकेज इंस्टॉल कर दे, वो उनको इंस्टॉल कर लेता है। यहाँ पर आपके लिए रिकमेंडेशन है कि ये वाले ना पैकेजेस आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जब अभी हम आर को कवर करेंगे, आर के इंटरफेस को, उसके अंदर हम देखेंगे कि हम पैकेजेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आप इन पैकेजेस को इंस्टॉल कर लें जो कि कहीं ना कहीं इस डेटा साइंस के पूरे ट्रैक के अंदर इस्तेमाल हो रहे होंगे। बाकी जो पैकेज जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी हम उसको वहाँ पर भी इंस्टॉल कर लेंगे और आपको बताते रहेंगे कि वो कैसे करना है। इसके अंदर एक और चीज़, क्योंकि ये ओपन सोर्स है और कम्युनिटी भी एक्टिवली इसके ऊपर काम कर रही है, इस वक्त 4000 से कहीं ज़्यादा पैकेजेस कैरन के ऊपर अवेलेबल हैं जो कि आपके तमाम स्टैटिस्टिकल, कंप्यूटेशनल, ग्राफिकल, रिपोर्ट जनरेशन, प्रेडिक्शंस,
किसी का भी आप नाम ले लें, वो उससे रिलेटेड कोई भी पैकेज है वो आपको बासानी आर के ऊपर अवेलेबल होगा, आर लैंग्वेज के अंदर। उसकी हेल्प, उसकी पूरी गाइड, उसकी इंस्टॉलेशन से लेकर फंक्शन और उसकी डिस्क्रिप्शन कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इसके अंदर क्या वैल्यूज़ पास हो रही है, वो सब बहुत ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने जब आर को पढ़ना शुरू किया था, उसका मेन पर्पस भी ये था, डेटा साइंस को आर के लिए जब मैंने पढ़ना शुरू किया था, उसका मेन पर्पस ये था कि आर की हेल्प बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ताकि अब जब मैं अपने कॉन्सेप्ट डेवलप करना शुरू कर रही हूँ डेटा साइंस के अंदर, तो एटलीस्ट मुझे हेल्प मिल जाए, मैं कहीं रुकूँ ना, मेरे पहले कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं आर के अंदर, उसको तो मैं किसी भी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जाके बआसानी अप्लाई कर सकती हूँ। तो ये भी एक वजह थी मेरे आर के साथ शुरू करने के। डेटा साइंस को मैंने भी आर के अंदर ही सबसे पहले शुरू किया था, फिर बाद में मैं पाइथन पर मूव हुई थी। तो इसके पैकेजेस, उसकी हेल्प बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। आप सिंपल गूगल पर जाकर लिखेंगे, कहीं पर आप स्टक होंगे, आप देखेंगे आपको लिस्ट ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। कम्युनिटीज़ के ऊपर बहुत एक्टिवली काम कर रही है। यहाँ पर कुछ रिसोर्सेज आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इनसे मुस्तफ़ीद हों। यहाँ पर आर्क की बुक अवेलेबल है, आप इसको रख लें, आप इसके अंदर जो कोड स्निप्स हैं आप उनको देखें, कोड को देखकर भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि वो कोड क्या काम कर रहा है। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स हैं इसके अंदर, आप उस कोड को कॉपी पेस्ट करके अपने कंसोल के ऊपर ट्राई करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से कोड की इम्प्लीमेंटेशन हुई है, उसकी एग्जीक्यूशन क्या है, उसकी आउटपुट क्या जनरेट हो रही है। उसके अलावा यहाँ पर एक चीट शीट आपसे शेयर कर रही हूँ, आप इसको आप अपने पास सेव कर लें। बहुत बेसिक है, जो कि आपको फ़ौरन बता रही है कि अगर आपने ग्राफ इम्प्लीमेंट करना है तो आप ये फंक्शन कॉल करके ये इसमें डेटा पास करें। अगर आपने कोरिलेशन इम्प्लीमेंट करनी है डेटा के ऊपर, या डेटा को मर्ज करना है, स्प्लिट करना है, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये उसकी बेसिक चीट शीट है जो कि आपको किसी भी वक्त ज़रूरत पड़ने पर आपको फ़ायदा दे सकती है।